हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आगे की तैयारी भी जारी रखें। मेहनत ईमानदारी से आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम जब होगी तब होगी, फिलहाल आप अपनी तैयारी बेस्ट करिए, मेहनत ईमानदारी से करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे, आज के इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं हम CDP पेडागोजी का क्वेश्चन सीरीज। पहला सीरीज हम लोगों ने देख चुका था पिछले वीडियो में। आज सेकेंड सीरीज चलने वाले हैं। 2011 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों पेपर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे चीज़ यहाँ आपको बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए जाएंगे। आप बिंदास होकर आप यहाँ पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। सही है, मानव का जो विकास होता है कुछ ना कुछ सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसके सिद्धांत 10-12 सिद्धांत पढ़ाए थे। तो कह रहा है कौन सिद्धांत नहीं है, यहाँ नहीं पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो सामान्य से विशिष्ट तो है ही। मनुष्य जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास करता है। पहले शुरुआत में सामान्य तौर पर विकसित होता है, विकास करता है। विकास का मतलब होता है मेंटली, फिजिकली, कॉग्निटिव और सोशली, सभी तरह से विकास करना। तो पहले सामान्य होता है, फिर उन चीज़ों में वो विशेषता हासिल कर लेता है। तो इस तरीके से विकास होता है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल। देखिए, कभी विकास कभी रिवर्स करेगा, पीछे की ओर जाएगा, विकास कभी नहीं जाएगा। तो ये सिद्धांत तो ऐसा है नहीं। निरंतरता का सिद्धांत है, सामान्य विशिष्ट है। अनुक्रमिकता का मतलब होता है सीरियलिटी, क्रम से। तो ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। चलिए नेक्स्ट, बच्चों के समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा का मतलब आप समझ लीजिए समावेशी शिक्षा, जिसमें हर एक वर्ग के हर एक तरह के विद्यार्थी पढ़ेंगे, चाहे वो निःशक्त बच्चे हों, चाहे प्रतिभाशाली बच्चे हों, चाहे मंद बुद्धि के बच्चे हों, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना, ये केंद्र की सरकार की एक योजना है, प्रायोजित योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो पूछ रहा है, तो खाली स्थान में निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। कहाँ? मुक्त विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालयों में। निर्मित नहीं होगा, यहाँ नियमित होगा। गलत लिखा गया, टाइप हो गया, यहाँ नियमित हो जाएगा। याद रखिएगा, आप सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ नियमित होगा, नियमित विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों में। देखिए, समावेशी शिक्षा है तो नियमित विद्यालय में ही आप, अगर निःशक्त बच्चों को, ये सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना। तो इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक जगह एक ही कक्षा में, मतलब एक साथ बैठ सके, पढ़ सके। तो नियमित विद्यालयों में ये होगा, नियमित विद्यालय। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, नियमित विद्यालयों में इनकी योजना है, सरकार की योजना, कि नियमित विद्यालयों में भी निःशक्त बच्चे आराम से जाकर के शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो सके उन लोगों का, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? देखिए, सीखना, सीखना का मतलब होता है अधिगम, कुछ ना कुछ सीखना। तो इस तरीके से पहला देखिए, पहला है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये बात कहना गलत है। जब आप कुछ सीखते हो तो आपके इमोशंस भी तो आपके साथ रहते हैं ना। जब तक आपके इमोशंस उस पर प्रभावित होता है, आप सीखने का मन ही नहीं है तो सीखोगे कैसे? चलिए नेक्स्ट, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। अब मूल रूप से मानसिक क्रिया, ऐसा गलत है। सीखना तो सभी तरह का क्रिया है, बौद्धिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, आपका इमोशनली क्रिया है। इमोशंस सभी तरह के क्रिया से अंतः संबंधित हैं। ये कहना कि मूल रूप से मानसिक क्रिया है सीखना, तो ऐसा उचित नहीं है। सीखने के बारे में सही ये बात नहीं हो सकता। बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। ऐसा थोड़े ना है, गलतियों से ही तो बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है इसका मतलब बच्चा नहीं सीखा, ऐसा कहना उचित नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। अगला है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो देखिए, ये बात सही है कि सीखना जो है उस वातावरण में होना चाहिए जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, एकदम बिल्कुल सही है, और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करेगा तो सीखेगा बच्चा अच्छा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मूल्यांकन। देखिए, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन और आकलन एक चैप्टर है जो कि आपको पेडागोजी में आपको पढ़ाया जाएगा।
और तब तक अभी समझ लीजिए कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हम बता देते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य वही होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब होता है एक तरह से एग्जाम से लेना, मतलब एक तरह से जांचना बच्चों को कि क्या कमी है उसमें, और जो कमी निकलती है उसको उपचार करना। तो चलिए देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ये गलत बात है। आप मूल्यांकन इसलिए थोड़े ना लेना चाहिए कि बच्चे अगला क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए मूल्यांकन कभी नहीं लीजिए। इसके लिए मूल्यांकन नहीं होता। एक्चुअली में मूल्यांकन वो होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना है। बिल्कुल सही है। अब सीखने में जो भी बच्चे में कमी हुई है उसका निदान करना, उसके बाद उन चीज़ों का उपचार करना। निदान और उपचार का मतलब समझ लीजिए। निदान का मतलब होता है कमी का पता करना, उपचार का मतलब होता है उसका इलाज करना। कभी कभी लगता है कि निदान मतलब कल्याण करना, तो ऐसा नहीं है। निदान और उपचार ये एक पेडागोजिकल टॉपिक है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण आपको पढ़ाया जाएगा, बिंदास रहिए। आगे पेडागोजिकल सेक्शन में आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य यही होगा। और शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, ये कहाँ का उद्देश्य हो सकता है मूल्यांकन का, कि सिर्फ गलतियाँ निकालना, इसीलिए इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो ये कहना गलत है। और उपलब्धि को मापना, ये भी कहना गलत है, तो ये भी गलत हो गया। इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण, मतलब उस जो भी पहले सीख चुका है ना उसको दोहराना और उसको पुनः याद करवाना। शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा क्यों करवाया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्व पाठ को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, मतलब पहले जो पढ़ चुका है ना उसको दोहराया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह विद्यार्थी की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है। ऐसा थोड़े ना है। पुनरावृत्ति करवा रहे हैं जो भी पहले सीख चुका है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ नया सिखाने वाले, इसलिए उसको याद दिला रहे हैं कि देखिए उस कक्षा में हमने ये किया था और अब हम ये करने वाले हैं, तो इस तरीके से होता है। तो यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी कक्षा के लिए शुरुआत थोड़े ना हो सकता है कि हम शुरुआत गए और पुनरावृत्ति करवा रहे हैं। तो अगला है नई जानकारी और पूर्व जानकारी से जोड़ना सिखाने को समृद्ध बनाता है। ये बिल्कुल सही है। अगर हम कुछ नई जानकारी देने वाले हैं ना, तो उससे संबंधित हम बच्चों को पहले पूर्व जानकारी देते हैं, मतलब पूर्व जानकारी से जोड़ते हैं चीज़ों को। तो पहले जो भी हम सिखाएं उन चीज़ों के बारे में बच्चों को याद दिलाएंगे, पुनरावृत्ति करवाएंगे, प्रत्यास्मरण करवाएंगे, तब उन चीज़ों को जोड़ करके उसको सीखने में समृद्ध बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है और इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर तो आपको पता है, क्रिएटिव उत्तर। क्रिएटिव आंसर कब दे सकता है बच्चा? पहला है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सही है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, दो तरह का प्रश्न होता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में होता है जो आपका दीर्घ उत्तर ये है, जो अपने विचारों से और अपने तरीके से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में वो होता है जो जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, एकदम फिक्स होता है कि वही उत्तर होगा, मिलान करने वाला आ गया, सही गलत आ गया। तो ये सब चीज़ों में ये सृजनात्मक उत्तर नहीं होता है। ये आपको पता है तभी आप बना सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन दो तरह का होता है, ये पेडागोजिकल चीज़ में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझ लीजिए। तो सृजनात्मक के लिए जहाँ भी आ जाएगा तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें वो फ्री होकर उत्तर को दे सकता है, एकदम फ्री माइंड में अपने तरीके से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए सही है। अगला है शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं जहाँ भी आ जाता है आप ध्यान दीजिएगा। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। अरे इसको तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जितने भी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी क्रियाएं, उसमें अधिक से अधिक अगर बच्चों को हिस्सा लेने दीजिएगा तो बच्चे का विकास बेहतर तरीके से होगा। तो ये नहीं होगा। कौन नहीं पूछ रहा है? तो नेगेटिव आंसर देना है। नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करना। देखिए अब याद करने वाला गलत है। याद करने के लिए बच्चे को कभी प्रोत्साहित नहीं करिए, ये गलत बात हो जाएगा। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, सही बात है। कहीं भी कक्षा के बाहर और अंदर अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं, तो ये बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि कहीं भी हो, आपको जो कहीं दिक्कत है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिंदास होकर, किसी से भी। आपको जहाँ कभी दिक्कत होगी तो ये अंदर बाहर अधिक प्रश्न पूछने। सामूहिक कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, एकदम बिल्कुल सही है। ये सब के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें क्या नहीं होगा? तो दूसरा आंसर नहीं होगा, मतलब दूसरा आंसर होगा इसका। वो ऐसे कार्य के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि जो
शिक्षक जो भी पूछ रहे हैं ना, या जो कुछ पूछने वाले हैं उसको रट लो, याद कर लो सभी प्रश्न को। तो ऐसा करना गलत बात है। रटने पर ध्यान कभी मत दीजिए, नेगेटिव वर्ड है। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव करके भी हम इस एग्ज़ाम को देखेंगे, और ये सब एक ट्रिक्स के माध्यम से होता है। क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। जब हम बोलते हैं कि नेगेटिव चीज़ है पॉजिटिव चीज़ है, उन चीज़ों को आप लिखते चले, नोट्स बनाते चले, तो आपके लिए बेहतर होगा कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव। उस तरीके से हम उत्तर भी करेंगे अंत में। पहले आप देखिए यहाँ क्या होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। फिर निगेटिव चीज़ पूछ रहा है तो उत्तर भी निगेटिव होगा। पहले हम जान लेते हैं रचनात्मक आकलन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे में क्या कमी रह गई है, क्या सीखा बच्चा, उसमें अगर कुछ कमी है तो उसको निदान किया जा सके, इसलिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका हो सकता है या तो क्यूज हो सकता है, या कुछ पूछताछ हो सकता है, रिवीजन टेस्ट हो सकता है, या ओरल टेस्ट हो सकता है, मौखिक परीक्षा हो सकता है, या आपको क्यूज करा दिया जाता है। जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। एक होता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन में आपका जो भी वीकली टेस्ट होता है, या मिड टर्म एग्ज़ाम उसे होते हैं, या हाफ ईयरली, या फुल पूरे साल का एग्ज़ाम होते हैं, वो होता है समेटिव असेसमेंट। उसमें क्या होता है, आपका मार्क्स दिया जाता है और आपका डिवीज़न दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसमें जो भी होते हैं ग्रेड्स दिए जाते हैं। उस तरीके से जो भी आकलन होता है वो आपका समेटिव असेसमेंट होगा। और फॉर्मेटिव पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मेटिव नहीं है, तो देखिए जिसमें आपको ग्रेड और ये सब मार्क्स नहीं दिया जाता है वो सब फॉर्मेटिव में नहीं आएगा। तो सत्र परीक्षा देखिए पहली तो आ गया। सत्र परीक्षा जो भी होता है ना, साल वाला परीक्षा जिसमें आपको डिवीजन या मार्क्स दिया जाता है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। देखिए प्रश्नोत्तरीय अब करवा रहे हैं बच्चों से, प्रश्न और उत्तर करवा रहे हैं और खेल खिलवा रहे हैं, तो इसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आप बच्चों को देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा कितना जानता है और कितना सीखा है। अगर कोई कमी है तो हम उन कमी को दूर करेंगे। तो ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल, सही है। दत्त कार्य असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को कुछ करने के लिए कि देखें कि कितने तरीके से अच्छा करके आया है, क्या सीखा है नहीं सीखा है, मौखिक प्रश्न कर सकते हैं। तो ये सब रचनात्मक आकलन में आता है, लेकिन नहीं है तो नहीं में आ जाएगा आपका सत्र परीक्षा। ये रचनात्मक आकलन नहीं है, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उसके निदान के बाद क्या करना चाहिए। निदान का मतलब अभी बताएं, कमी निकालना, मतलब बच्चे में क्या कमी है उसका पता करना। निदान का मतलब होता है बच्चे की कमी को पता करना। तो जो भी बच्चे के विकास में सीखने में जो रिक्तियाँ रह गई है ना, वो निदान के द्वारा किया जाता है। तो निदान के बाद आपको बताया गया है कि निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराएंगे, गलत बात है। सभी पाठों को फिर से दोहराएंगे। शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताएंगे, गलत। समुचित उपचारात्मक कार्य देंगे, एकदम बिल्कुल सही। आपको बताया गया था निदान के बाद उपचार किया जाता है। सघन अभ्यास कार्य, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आकर, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता। देखिए बहुभाषिक जो विशेषता एक संसाधन के रूप में काम करती है हमारे देश में, जितने भी भाषा बोले जाते हैं एक संसाधन के रूप में काम करती है। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता खाली स्थान देखा जाना चाहिए। कैसे, किस ओर देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए, जो देखते हैं। विद्यार्थियों को सिखाने के लिए भी प्रेरित करने हैं तो शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। अब शिक्षक को एक चुनौती के रूप में काम करेगा। ये क्या बहुभाषिकता एक शिक्षक को चुनौती के रूप में काम करेगा, तो गलत बात है। शिक्षक के लिए शिक्षक योग्यता के लिए चुनौती के रूप में कोई कार्य नहीं करने वाला। अगर बहुभाषा है, बहुत सारी भाषाएं जानता है तो क्या दिक्कत है, उसको संसाधन के रूप में आप यूज करिए। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक में ये भी नहीं होगा। जितने भी विद्यालय जीवन हो उसको जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, ये एकदम नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, अब बाधा थोड़ा ना उत्पन्न करेगा आपको। बहुत सारी भाषाएं आपको आती है तो इसका मतलब है कि आपके शिक्षण में बाधा होगा, गलत बात है। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, देखिए आपका जो विद्यालय का जीवन होता है, जब हम सीख रहे होते हैं विद्यालय में, तो उसको समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में आपको काम करता है ये बहुभाषिक विशेषता। अगर आप बहुत सारी भाषाएं जानती है तो भारत समाज में बहुभाषिक विशेषता एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, मालूम हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, श्रवण ह्रास का मतलब होता है मतलब सुनने में थोड़ा सा कम, मतलब नहीं सुनना। जो बहरा होता है ना उस बच्चे को कहते हैं जो सुन नहीं पाता अच्छे तरीके से। तो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे नैराश्य
कुंठा का मतलब कुंठा का सामना करते हैं, मतलब क्या उसको लगता है कि नहीं ये कौन सा काम वो बच्चा नहीं कर पाता है जो भी। अगला पहला है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, यहाँ भागीदारिता एक साथ होगा। तो खेल कूद तो कर ही सकता है, अब सुनने में कमज़ोर है तो इसका मतलब तो खेल कूद नहीं करेगा, खेल कूद तो करिएगा, उसमें अक्षमता नहीं होगा तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरों के साथ संप्रेषण करना, देखिए वो दूसरों से बात नहीं कर सकता क्योंकि सुनेगा ही नहीं कि आगे सामने वाला क्या बोल रहा है। तो सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, तो ये हो सकता है। श्रवण हरासित बच्चों में संप्रेषण नहीं कर सकता दूसरे के साथ, इसलिए वो उससे कुंठा का सामना करना पड़ता है, नैराश्य की भावना आती है, कमी की भावना आती है उसमें। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, ऐसा थोड़े ना है कि सुनने में नहीं आता तो परीक्षा नहीं दे सकता किसी के साथ बैठ के, तो ये गलत बात है। प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की क्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की क्षमता क्यों नहीं होगा, सुनने में थोड़ा कमजोर है, पढ़ने में थोड़ा ना कमजोर है, ऐसा कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए आगे नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, ये देखिए अधिगम अक्षमता से संबंधित है। अधिगम अक्षमता एक चैप्टर है, आपको पढ़ाया जाएगा। डिसलेक्सिया आपको बताया जाता है कि डिसलेक्सिया, लेक्सिया का मतलब वही होता है पठन, पढ़ना, तो डिसलेक्सिया पढ़ने में कमी, तो डिसलेक्सिया होगा जो किसकी समस्या से संबंधित है, तो पढ़ने से समस्या से, आपको याद रखिएगा। एक डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया का मतलब ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित बीमारी, मतलब अक्षमता, जो भी समस्या होगा। और भी बहुत सारा है, बहुत सारे अधिगम अक्षमता है, उसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब आपको ये पेडागोजिकल सेक्शन पढ़ाए जाएंगे टॉपिक। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने अक्षमताओं को तब विकसित कर सकता है जब, प्रतिभाशाली जो भी बहुत सारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी का मतलब समझते हो कि जो बहुत ज़्यादा तेज होगा, तो अपनी क्षमता को कब विकसित कर सकता है, किसी निजी कोचिंग में पढ़ेगा तभी, तो ऐसा गलत बात है। बार बार उनकी परीक्षा होगी तो भी गलत बात है। हमेशा एग्जाम लेते रहिएगा तो प्रतिभाशाली बालक भी एक मतलब उसे लगेगा कि यार मतलब बार बार हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लगता है हमें कुछ कमी है, इस तरीके से कुछ उसमें हीन की भावना भी आ जाएगी। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ते हैं, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। अगर प्रतिभाशाली बालक है तो अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब अधिगम प्रक्रिया से जोड़ेंगे किसी और बालक के साथ। उन्हें अन्य बालक से अलग कर दीजिएगा तो क्या सीखेगा बच्चा, वो तो और गलत हो जाएगा ना उसके साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचाती है हमें, तो याद रखिएगा लैंगिक संवेदनशीलता ये नहीं होगा, लैंगिक समानता भी नहीं होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छा पाठ्यपुस्तक जो होता है हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, याद रखिएगा, चौथा इसका आंसर होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है किस चरण पर वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शित करता है, वस्तु स्थायित्व का गुण। देखिए हम आपको स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाए थे, पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है संवेदी प्रेरक चरण, इसी अवस्था में बच्चे लगभग 8 से 9 महीने के हो जाते हैं, 8 से 9 माह के, तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। कहने का मतलब जब कोई वस्तु उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसका चित्र उसकी आंखों में बन जाता है, और जब उस सामान को हटा दिया जाता है तो बच्चे के मस्तिष्क में या आंखों में उस प्रतिमा छप जाती है, वो प्रतिमा उसके दिमाग में रह जाती है, वस्तु जो है स्थायित्व तो हो जाता है कि अरे ये चीज़ था यहाँ पे और उसे वो चाहिए, तो देखते हैं कभी रोने लगता है कि नहीं उसे वही चीज़ चाहिए, तो ये होता है वस्तु स्थायित्व का। तो वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में संवेदी प्रेरक चरण में आता है, पहली अवस्था में ही आ जाता है। बाकी सब अवस्थाओं के बारे में आप देख लीजिएगा वीडियो में, प्लेलिस्ट में जा करके क्या है उसकी विशेषताएं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार, अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बहुत सारे सिद्धांत है, आपको ये चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में CDP वाले सेक्शन में पढ़ाया जाएगा आपको। मोटिवेशन बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के रूप में सीखने को संवर्धित कर सकता है, सीखने को संवर्धित मतलब सीखने को बढ़ा सकता है कि किस तरीके से ज़्यादा सीख सके बालक। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, मोटिवेशन के अनुसार से विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना, ये गलत बात है। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखिएगा तो मतलब उसको सिखा नहीं पाइएगा, ज़्यादा अपेक्षा रखिएगा तो आप उसको क्या सिखाए हो, तो आप सोचिएगा कि वो तो जानता होगा, तो आप बताइएगा भी नहीं, तो ये गलत बात है ना। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना बिल्कुल सही है, जो वास्तविक है सिंपल सा, तो ये तो एकदम सही है। अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना ये भी गलत है। अब सब अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग
गुण होता है, रुचि होती है, उसका अंदर से इंटरेस्ट अलग चीज़ होता है। अब सबको एक रूप जैसा मानिएगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा ही ना रखना, ये तो और भी गलत बात है। किसी भी प्रकार से अपेक्षा नहीं रखना है और भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए आगे नेक्स्ट। विकास कब शुरू होता है? देखिए इसमें थोड़ा सा मतभेद है। कभी किसी बुक में दे देता है प्रसव पूर्व अवस्था से और शैशवावस्था से। तो मेरे ख्याल से अगर विकास शुरू होता है ना, तो विकास का शुरुआत आपके प्रसव पूर्व, जन्म से पहले ही हो जाता है स्टार्ट। जब जन्म से पहले ही कुछ ना कुछ विकास होते रहता है और वृद्धि भी होती रहती है। तो इस तरीके से ऐसे कहा जाता है कि विकास, रॉस के अनुसार, रॉस ने विकास के 4 अवस्थाएं दी हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से विकास होता है शैशवावस्था से। तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से सी होगा। ऐसे इसके लिए हम अभी देखेंगे, आपको तब बता दिया जाएगा अगले सेशन में ये क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप भी देख के रखिएगा। इसका उत्तर शैशवावस्था भी हो सकता है, प्रसव पूर्व अवस्था भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको अगले सेशन में। चलिए आगे नेक्स्ट। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ये बुद्धि का चैप्टर है, बहुविध बुद्धि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने के लिए वर्गीकृत करने की योग्यता क्या, कौन सी बुद्धि कहलाती है? तीन के अनुसार 9 बुद्धि दिया गया था। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जो स्थान दे करके बता दे कि ये इतने चीज़ों में कितना चीज़ बनने वाला है, या फिर जो नक्शा बनाता है ना, वो चाहे इंजीनियर लोग जो भी आते हैं, उनका जो बुद्धि होता है वो स्थानिक बुद्धि कहलाता है। तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब होता है आप किसी चीज़ को तर्क कर सकते हो और मैथ बना सकते हो, तो वो बुद्धि आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाएगी। प्राकृतिक बुद्धि का मतलब होता है प्रकृति से संबंधित ज्ञान आप में हो, जैसे पशु के बारे में, खनिजों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। तो यही तो आंसर होगा, सही चीज़ है कि विकसित करने की योग्यता होती है, तो प्राकृतिक चीज़ है, सही है एकदम बिल्कुल। और भाषिक बुद्धि में भाषा का विकास, किस तरीके से भाषा बोलनी चाहिए, भाषा का अर्थ क्या होता है और भाषा समझ में आनी चाहिए, ये सब की बुद्धि जो होती है, भाषा बोलने का ढंग, भाषाओं को समझने का ढंग, तो वो भाषिक बुद्धि में कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम आगे बुद्धि में पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है औसत होती है। देखिए कह रहा है, ये एक कथन है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है औसत होती है, और बहुत कम लोग जो होते हैं प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं। मतलब एक कह रहा है कि कुछ एवरेज होते हैं। तो एवरेज ऐसे कहा जाता है कि बुद्धि लब्धि जब पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि 70% जो होते हैं एवरेज होते हैं, सामान्य होते हैं, और 15% प्रतिभाशाली होते हैं, और 15% आपके मंद बुद्धि के होते हैं। इस तरीके से तो वही चीज़ बताया गया है इसमें। तो ये कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता। इससे लैंगिक विभिन्नता थोड़ा ना हो रहा है, जातीय विभिन्नता भी नहीं हो रहा है, बुद्धि के वितरण, हाँ ये हो रहा है, बुद्धि का वितरण हो रहा है कि कुछ सामान्य लोग होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, और बुद्धि की वृद्धि थोड़ा ना हो रहा है। तो इस कथन से यही से निकलता है कि बुद्धि का वितरण हो रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कोहलवर के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है? देखिए सही गलत के बारे में निर्णय लेना है, तो नैतिक दुविधा का मतलब होता है कि आप सही गलत के बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं, कुछ दुविधा में है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। सहयोग की नैतिकता, सहयोग करने की मोलरिटी जब आप में आती है कि लोगों का हेल्प करना चाहिए, तब ये यहाँ कह रहा है सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेना। तो नैतिक तर्कना सही चीज़ है। आप नैतिक तर्क कर, मोरल आपने एक तर्क आता है, रीजनिंग आता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सोच विचार करना, निर्णय लेना आपके नैतिक तर्कना में ही आता है। नैतिक तर्कना उसी को कहा जाता है जिसमें आप ये सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है। नैतिक यथार्थवाद ये भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग भी इस सेशन को अच्छे से देखिए, और जो भी आपको इसमें कमी दिखाई दी आप हमको बिंदास होकर के संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिल रहिए, और अपनी तैयारी मेहनत ईमानदारी से करते रहिए। जय हिंद। Peace.